प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है एज़टेक। एज़टेक सभ्यता के लोग उत्तरी मैक्सिको में रहने वाले थे और ये एक युद्ध प्रिय और यायावार कबीला था। युद्ध प्रिय जो लड़ने झगड़ने में विश्वास रखते थे, और यायावार मतलब खानाबदोश जो एक स्थान पर नहीं रहते थे बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ये भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और कहा जाता है कि एक प्राचीन लोक गाथा थी इनके, जिसमें कहा गया था कि उनके देवता ने, मतलब जो एज़टेक लोग थे उनके देवता ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये लोग अपने साम्राज्य को उस स्थान पर स्थापित करें जहां किसी चील को अपनी चोंच में, एक सांप को किसी कैक्टस पर बैठा हुआ देखें। मतलब क्या है कि इनके देवता ने ये भविष्यवाणी की थी कि एज़टेक लोग अपना साम्राज्य उस स्थान पर स्थापित करें जहां पर वो देखें ऐसा दृश्य कि एक चील ने अपने मुंह में सांप को लिया हुआ है, मतलब अपनी चोंच में सांप को पकड़ा हुआ और कैक्टस के ऊपर बैठी हुई है, तो उस स्थान पर अपने साम्राज्य की स्थापना करें। तो एज़टेक लोगों ने ऐसा दृश्य मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में देखा। वहाँ पर उन्होंने एक चील को अपनी चोंच में सांप पकड़ के किसी कैक्टस के ऊपर बैठे हुए देखा, तो वहीं पर उन्होंने बसने का निर्णय किया और 12वीं शताब्दी में उन्होंने वहीं पर अपने देवता मैक्सिली के नाम पर वहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना की, और जो कि बाद में मैक्सिको के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कहाँ की? मैक्सिको में। और मैक्सिको कैसे नाम पड़ा? उनके प्रमुख देवता मैक्सिली नाम पर। अब है एज़टेक साम्राज्य, मतलब हम विशेषता पढ़ेंगे पूरी एज़टेक साम्राज्य के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कैसा उनका साम्राज्य था। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। एज़टेक साम्राज्य। एज़टेकों ने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। कहा जाता है कि इसकी सीमाएं 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी और इस साम्राज्य को स्थापित करने में उनकी सेना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। एज़टेकों का शासन बहुत निर्दयी था। वो अपने अधीन लोगों पर भारी कर लगाते थे और भारी संख्या में उन लोगों की बलि देते थे। किन की देते थे बलि और किन पर कर लगाते थे? जो उनके अधीन होते थे, मतलब जो एज़टेक लोग थे। एज़टेक साम्राज्य में गैर एज़टेक और एज़टेक लोग रहते थे, तो एज़टेक लोगों पर नहीं बल्कि जो गैर एज़टेक थे, जिनको अपने अधीन कर लेते थे, उनके ऊपर भारी मात्रा में कर लगाते थे और उनकी बलि भी दिया करते थे। 15वीं शताब्दी में एज़टेक साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम शिखर पर था और एज़टेक साम्राज्य में उस समय 38 प्रांत थे और प्रत्येक प्रांत का मुखिया एक गवर्नर होता था जो कि सैनिक होता था। उसकी सहायता के लिए एक सैनिक दल होता था और ये सैनिक लोगों से कर वसूल करते थे और गैर अत्याचार लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, क्योंकि निर्दयी थे ना, तो उनसे कर वसूलने के लिए उनके ऊपर बहुत से अत्याचार किए जाते थे। फिर दूसरा आ जाता है अगला, सम्राट की स्थिति। एज़टेक साम्राज्य में सम्राट की स्थिति कैसी थी? सम्राट को सर्वोच्च माना जाता था। उसे निरंकुश शक्तियां प्राप्त थी। निरंकुश का मतलब क्या? उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, सभी शक्तियां उसके पास थी। वो उन शक्तियों का कैसे भी उपयोग कर सकता था। उसके मुंह से निकला प्रत्येक शब्द कानून समझा जाता था और कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। वो भव्य महलों में रहता था और उसके दरबार के जो नियम थे उन नियमों का पालन करना आवश्यक था। जो उसकी प्रजा थी उसको देवता के समान मानती थी और देवता के समान ही उसकी उपासना की जाती थी और उसे पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। जब भी कभी वो शहर में किसी कार्य के लिए निकलता था तो एक विशाल जनसमूह उसके पीछे पीछे चलता था जो कि उसका गुणगान करता था और लोग उसके ऊपर फूलों की वर्षा किया करते थे। राजा के पीछे भारी संख्या में पादरी और दूसरे दरबारी लोग भी होते थे। राजा का चुनाव कबीले की सभा के द्वारा किया जाता था और जब राजा का चुनाव किया जाता था तो उसमें सैनिक गुणों को देखा जाता था, उसमें सैनिक गुणों का अवश्य होना आवश्यक था। ऐसे व्यक्ति को ही सम्राट चुना जाता था और वो तब तक शासक रहता था जब तक कि जो उसको चुनने वाले थे वो चाहते थे कि वो राजा बने। अगर उसमें कोई भी किसी प्रकार की कमी होती थी या किसी भी प्रकार का कोई अवगुण आ जाता था तो उसको गद्दी से उठाया जा सकता था। फिर है कला। एज़टेक शासक कला प्रेमी थे। कहा जाता है कि 5वें एज़टेक सम्राट, मतलब कि एज़टेक साम्राज्य का जो 5वां शासक था उसका नाम मोंटेजुमा प्रथम था। उसने 1325 ईस्वी में टेनोक्टिलान, नाम है ये टेनोक्टिलान, में
राजधानी का निर्माण करवाया। ठीक है, मोंटेजुमा प्रथम ने 1325 ईस्वी में टेनोक्टिलान नामक राजधानी का निर्माण करवाया और इसका मैक्सिको झील के मध्य निर्माण किया गया था। किसका? जो राजधानी थी टेनोक्टिलान, उसको मैक्सिको झील के अंदर बनाया गया था। इसे भव्य महलों, मंदिरों और सुंदर उपवनों, जो उद्यान होते हैं या बाग बगीचे होते हैं, उनसे सजाया गया था। और इस शहर की भव्यता या विशालता को देखकर बाद में जो वहाँ पर स्पेनवासी पहुँचे जब, तो उनको देखकर वो बहुत ही चकित रह गए। जब ये नई खोज यात्राएं शुरू हुई, पुर्तगाली और स्पेनी लोग जब नए राज्यों की खोज करने के लिए गए थे, तो जब ये यहाँ पर पहुँचे एज़टेक साम्राज्य में, तो इसको देखकर, टेनोक्टिलान को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए। 16वीं शताब्दी में इसकी गणना अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में की जाती थी। किसकी? टेनोक्टिलान की। ठीक है, फिर आ जाता है श्रेणियाँ। एज़टेक समाज श्रेणियों में विभाजित था, जिसमें अभिजात वर्ग को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ठीक है, अभिजात वर्ग में कौन कौन लोग सम्मिलित थे? शाही परिवार के सदस्य, पुरोहित, सैनिक अधिकारी और कुछ धनी व्यापारी। ठीक है, ये जो लोग थे अभिजात वर्ग से संबंधित, इन्हें राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था। ये भव्य महलों में रहते थे और उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किए जाते थे। समाज में उनकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी। व्यापारियों को सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता था। समाज में प्रतिभाशाली शिल्पियों, चिकित्सकों और अध्यापकों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और सबसे निम्न स्थान दासों को प्राप्त था। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अधिकतर जो दास थे वो युद्धबंदी हुआ करते थे और कुछ गरीब लोग अपने बच्चों को दासों के रूप में बेच देते थे, उनको दास बनाया जाता था, लेकिन इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। फिर आ जाता है व्यवसाय। एज़टेक लोग अनेक व्यवसाय करते थे। उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने एक विशेष ढंग अपनाया हुआ था कृषि करने के लिए। वो क्या करते थे? सरकंडे की चटाइयाँ बुनते थे और उन्हें मिट्टी और पत्तों से ढककर मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बना लेते थे। मतलब कि सरकंडे की बड़ी बड़ी चटाइयाँ बना लेते थे और उन्हें मिट्टी और पत्तों से ढक देते थे और वो एक कृत्रिम टापू की तरह बन जाते थे, जैसे कृत्रिम भूमि बन जाती थी और उसके ऊपर वो कृषि का कार्य करते थे। ये जो कृत्रिम टापू थे, इन्हें चिनाम्पा कहा जाता था। इस भूमि पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि ये पूरे कुल का होता था। और यहाँ की प्रमुख फसलें मक्का, फलियाँ, कद्दू, कसावा और आलू थे। कृषि के अतिरिक्त एज़टेक लोग वस्त्र बनाने, गहने बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने और धातुओं के औजार बनाने का कार्य भी करते थे। ठीक है, ये जो चिनाम्पा आपको बताया, ये इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि चिनाम्पा से क्या अभिप्राय है। तो चिनाम्पा कि वो क्या करते थे? सरकंडे की चटाइयाँ बुनकर उन्हें मिट्टी और पत्तों से ढककर मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बना लेते थे, जिन्हें चिनाम्पा कहा जाता था। ठीक है, और इस पर स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पूरे कुल का होता था। ठीक है, अब लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, तो आपको मैं नहीं बनवा सकती, लेकिन जब क्लासें लगती थी तो मैं बच्चों को ये दिखाती थी। हम प्रैक्टिकल करते थे। चिनाम्पा बच्चों से सरकंडों से चटाइयाँ बनवा के उसे मिट्टी और पत्तों से ढककर उसके ऊपर किसी बड़े से बर्तन में उसको तैरा कर उसके ऊपर बच्चों से खेती करवाती थी। और उस पर जो बच्चे उगाते थे मेथी वगैरह, तो वो उसको दिखा के बच्चों को पता लगता था कि चिनाम्पा कैसे बनाते थे उस समय। लेकिन अभी ये संभव नहीं है। हाँ, अगर आगे स्कूल लग जाते हैं और टाइम हुआ तो शायद तुमको करवा के दिखाऊंगी। देखो, ये मैंने एक बार पीछे बच्चों से बनवाया था, तो ये देखो ये कितना अच्छा उसमें बना हुआ है। और ये इसमें उन्होंने मेथी उगाई थी। तो ऐसे ही वो लोग करते थे, बड़ी बड़ी चटाइयाँ बुन के बड़े बड़े वो टापू बना लेते थे और उसके ऊपर कृषि करते थे। फिर उसके बाद है शिक्षा। एज़टेक लोग शिक्षा पर विशेष बल देते थे। अभिजात वर्ग के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते थे उन्हें कालमेकाक कहा जाता था, और साधारण वर्ग के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते थे उन्हें तेपोकल्ली कहा जाता था। ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, कालमेकाक से क्या अभिप्राय है, तेपोकल्ली से क्या अभिप्राय है। तो कालमेकाक, जहाँ अभिजात वर्ग के बच्चे पढ़ते थे उन्हें कालमेकाक कहा जाता था, और जहाँ साधारण वर्ग के बच्चे पढ़ते थे उन स्कूलों को तेपोकल्ली कहा जाता था। ठीक है, अभिजात वर्ग के बच्चों को पुरोहित और योद्धा बनने का प्रशिक्षण दिया जाता था, क्योंकि उस समय एज़टेक समाज में इन दोनों व्यवसायों की विशेष मांग थी।
ठीक है। और जो साधारण वर्ग के बच्चे थे उनमें से लड़कों को सैनिक प्रशिक्षण, कृषि और व्यापार करना सिखाया जाता था और इसके साथ साथ उन्हें धर्म, उत्सवी गीतों और इतिहास से संबंधी जानकारी भी दी जाती थी। और जो लड़कियां थी उन्हें घरेलू कार्यों और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। घरेलू कार्यों की शिक्षा और नैतिक शिक्षा दी जाती थी, मतलब शिक्षा का विशेष महत्व था। फिर है स्त्रियों की स्थिति। एज़टेक समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। कुछ स्त्रियां पुरोहित का कार्य भी करती थी। व्यवसाय को, जो पुरोहित का व्यवसाय था उसको समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। कुछ स्त्रियां पुरुषों के साथ कृषि का कार्य भी करती थी और कुछ स्त्रियां दुकानदारी का कार्य भी करती थी। कुल मिलाकर मतलब समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी और वो प्रत्येक कार्य करने के लिए स्वतंत्र थी। ज़्यादातर स्त्रियां घरेलू जीवन व्यतीत करती थी। लड़कियों का विवाह उस समय 16 वर्ष की आयु में कर दिया जाता था और विवाह के समय बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था और उस समय लड़कियों को दहेज देने की प्रथा भी प्रचलित थी। इन सब के होने के बावजूद भी स्त्रियों की दशा एज़टेक समाज में बहुत अच्छी थी। फिर है धर्म। धर्म एज़टेक लोगों के जीवन का मुख्य आधार था। उनकी राजधानी टेनोक्टिलान में 5000 से ज़्यादा पुरोहित रहते थे। तो इससे अभिप्राय है कि धार्मिक जीवन उनका काफ़ी उत्तम था और धर्म में उनकी काफ़ी रुचि थी। वो अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे। उनका जो पंचांग था वो 18 महीने का होता था और प्रत्येक महीना किसी विशेष देवी देवता को समर्पित होता था। सूर्य देवता उनका प्रमुख देवता था जो कि पूरे विश्व की घटनाओं की जानकारी रखता था और पापियों को दंड देता था। युद्ध देवता उनका दूसरा देवता था। युद्ध में विजय और पराजय उसी की कृपा पर निर्भर करती थी और अन्य देवी उनकी प्रमुख देवी थी। उसे सभी देवी देवताओं की जननी माना जाता था। इन देवी देवताओं की स्मृति में बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था जिसमें अपने देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करते थे। इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष भारी संख्या में बलियां भी दी जाती थी। उस समय कहा जाता था, मतलब उन लोगों में ये विश्वास था कि जो व्यक्ति अपनी बलि देता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है और ये लोग मृत्यु के पश्चात जीवन में भी विश्वास करते थे और इसीलिए उन्होंने अनेक अंधविश्वासों में भी विश्वास करते थे। फिर उसके बाद आ जाता है पतन। इस विशाल सभ्यता का पतन हुआ कैसे? 1519 ईस्वी में स्पेन के हर्नांडो कोर्टेस ने एज़टेक साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। जो ये खोज यात्री नए नए स्थानों की खोज करने के निकले थे तो उनमें से ही एक कॉन्क्वेस्टोडोर था हर्नांडो कोर्टेस। उसने 1519 ईस्वी में एज़टेक साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया और उसके 2 वर्ष के अंदर अंदर ही पूरी एज़टेक सभ्यता को उसने समाप्त कर दिया। एज़टेक साम्राज्य का इतनी जल्दी पतन होने के बहुत से कारण थे। सबसे पहला, एज़टेक शासकों ने लोगों पर भारी कर लगाए हुए थे, जो पीछे आपको बताया था। तो इससे उन लोगों में भारी असंतोष था और वो इन शासकों के विरुद्ध थे। दूसरा, एज़टेक शासकों की लगातार लड़ाइयों के कारण सैनिक तंग आ चुके थे। तीसरा, एज़टेक शासकों ने जिन नए क्षेत्रों को अपने अधीन किया था वहाँ के लोगों के ऊपर घोर अत्याचार किया, इसलिए उनमें असंतोष बढ़ रहा था। चौथा, एज़टेक साम्राज्य में भारी संख्या में युद्धबंदियों और गैर एज़टेक लोगों को बलि चढ़ा दिया जाता था। तो इसलिए जो वहाँ के लोग थे वो अत्याचारी शासन का अंत करना चाहते थे कि ये इतने उनके पर अत्याचार किए जाते हैं, इससे तो अच्छा है कि ये जो शासन है इसका अंत कर दिया जाए। इसलिए जब हर्नांडो कोर्टेस ने वहाँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपने शासकों का साथ देने की बजाय हर्नांडो कोर्टेस की हर तरह से मदद की और जब अपनी ही प्रजा शासकों के विरुद्ध हो जाए तो ऐसे साम्राज्य का अंत होना या पतन होना कोई गलत बात नहीं है। लोगों के द्वारा आक्रमणकारी हर्नांडो कोर्टेस की मदद किए जाने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। धन्यवाद।